ये क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन at t is equal to 0 second with velocity of 10.0 j meter per second and moves in the xy plane with constant acceleration 80I plus 20j meter per second square। ये गिवन कंडीशंस हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल बिकम 16 मीटर। सेकंड, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। फिर व्हाट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। ये बहुत ही छोटा है, लिखा हुआ बहुत बड़ा है, पर आपने जब इसे बनाएंगे तो सिर्फ ये इस बात का टेस्ट है कि आपको लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई। बनाना कोई खास नहीं। ओके, तो लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी 10j। j किस डायरेक्शन में होता है? y। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में है? y। जब शुरू होता है तो y डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है, क्या एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में है? दोनों में है, I में भी है और J में भी, दोनों में। ठीक है, इसका ये मतलब है इसकी कुछ वेलोसिटी J डायरेक्शन में भी बढ़ेगी और कुछ वेलोसिटी I X डायरेक्शन में भी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसको आपने देखना है दो अलग अलग इमेजिनेशन में, दो अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, फिर से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है, स्टार्ट करते समय x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है? इसको देख के बताइए। x डायरेक्शन में 0, वेरी गुड। x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? 8। कितना है? 8 यूनिट। I मीन यूनिट, तो 8 यूनिट। स्टार्टिंग कितना बोला था वेलोसिटी? 0। एक्सीलरेशन कितना है? 8। और जाना कहाँ है? एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल बिकम 16 मीटर। ये 16 क्या है? एस है ना, एस इज द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस जाना है? 16। तो खाली x डायरेक्शन की हम बात करते हैं। x डायरेक्शन में हमको मिला, x डायरेक्शन में कितना बोला आपने? 0। एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में I को देख के हमने बताया कितना? 8। s x डायरेक्शन में कितना जाना है उसने? At what time is the x coordinate? 16। x coordinate sx भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, 16। और निकालना क्या है? टाइम t। UAST किससे नहीं बनेगा बताइए? सबसे बन जाएगा क्या? तरीका समझ आया? तो इसको देख के डरने का बिल्कुल नहीं है। अच्छा सुनिए, अभी बनाइए मत। अगली बात, हम इससे टाइम तो निकाल लेंगे। अब उन्होंने ये पूछा है, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होता है। हमेशा याद रखिए, एस कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। सिर्फ कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो डिस्टेंस। ओके, तो y डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस y। फिर से ये हमें निकालना है। कब? एट दैट टाइम। दैट टाइम मतलब कौन सा टाइम? यही टाइम, ये t। ये t हम यहां से लेके आएंगे, हमको पता रहेगा। उसके बाद फिर से, और हमको y डायरेक्शन में क्या मालूम है? इनिशियल वेलोसिटी। पांचों चीज चेक करो, u v a s t।
कोई चीज मालूम है, u कितना है? वेरी गुड। कैसे पता आपको? क्योंकि 10 के साथ क्या लगा हुआ है जी, इसलिए हमको पता है कि ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटी है, y डायरेक्शन की। और कौन सी वेलोसिटी है? t इज इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी वेलोसिटी होती है? स्टार्टिंग। इसलिए स्टार्टिंग वेलोसिटी uy, u इन द y डायरेक्शन हमें पता है कितनी है? 10। sy निकालना है, टाइम हम यहां से लेकर आएंगे। और 4 चीज चाहिए। एक्सीलरेशन बताइए। वेरी गुड। एक्सीलरेशन 8 x डायरेक्शन में, 2 y डायरेक्शन। और अभी हम किसका बना रहे हैं डाटा? y डायरेक्शन का। तो एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन इज हाउ मच? 2। तो इनिशियल वेलोसिटी ta मालूम है, s निकालना है, निकल आएगा। यही s क्या होगा इसका? y कोऑर्डिनेट। करेक्ट। अब इसको बना लीजिए, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, दोनों सॉल्व करिए। t is equal to 2 सेकंड आया, उस t is equal to 2 सेकंड को यहाँ कर दीजिए और इससे sy निकालिए। कितना है? 24। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 24। सेम फॉर्मूला, वैल्यू ये वाली रखी 24। ठीक है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व। अगला पार्ट है इसमें स्पीड एट दैट टाइम मतलब एट 2 सेकंड। ये 2 सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी? तो 2 सेकंड में अगर हमको स्पीड निकालनी है तो 2 डायमेंशन मोशन में स्पीड कैसे निकाली जाती है, इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था, कभी भी हमको 2 डायमेंशन में स्पीड निकालनी है v, तो ये हमेशा x डायरेक्शन की स्पीड और y डायरेक्शन की स्पीड इस तरह से बनेगा। क्यों? x डायरेक्शन की स्पीड इधर होती है, y डायरेक्शन की स्पीड इधर होती है। ये दोनों वेक्टर को हम दिखा रहे हैं, ये इनका मैग्नीट्यूड है, तो ये एक्चुअल स्पीड है, इन दोनों का सम। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री क्या बोलती है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ऑफ vx² प्लस vy। इसका मतलब है कि अगर हमको v निकालना है तो हमको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? vx और vy का डाटा हमारे पास होना चाहिए। नहीं है, निकाल। शुरू करते हैं। इसी में vx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, बहुत आराम से। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax। वैसे ही vy uy प्लस ayt। हाँ, बोलिए कितना है? This is 0, this is 8, this is 2, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां शुरू करते हैं। This is 10 uy and plus 2 into 2 इक्वल टू 14। अब 16 और 14 दोनों की वैल्यू वहां पर रखिए एंड यू विल गेट द आंसर।
14 का कितना होगा? 452। इसको निकालिए कितना आया सर? ट्वेंटी का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, देखिए यहाँ कहीं आ जाएगा। तो 21.26 इसका स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये है उसका मैग्नीट्यूड। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। ना तो ये एक्स की तरफ है ना ये वाई की तरफ है, तो किस तरफ है? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने का हमारा तरीका क्या रहता है? यस, राइट, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। वेलोसिटी की इससे डायरेक्शन आएगी, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई 14, वी एक्स 16। So theta is equal to tan inverse 7/8. This is the angle with x-axis. ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और टाइम, ये सारी चीजें इसमें निकल गई। I and j are unit vectors along x and y axis, full stop. What is magnitude and direction of the vectors? What is magnitude and direction? Of vector I plus j and I minus j. What is magnitude and direction of I plus j, I minus j? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हमें निकालने हैं। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यस, √1² प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगेन √2, ये इसका रिजल्ट है। अब इसके बाद इनकी डायरेक्शन कौन सी? I plus j tan थीटा इज इक्वल टू ये, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 1। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 1। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। सो दिस इज, देखिए 1i, दिस इज 1i, दिस इज 1j, दिस इज 1i, दिस इज 1j एंड दिस इज i plus j, i plus। इसका मैग्नीट्यूड 1² प्लस 1² √2। समझ में आ गया? अब इसको देखकर आप i माइनस जे भी बना सकते हैं। ये i है और ये माइनस जे।
और ये क्या बन गया I माइनस जे, तो ये भी 1 1 है इसलिए ये √2 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन x के नीचे आती है। यहाँ हम देखते हैं डायरेक्शन क्या आती है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसके सामने क्या है -1 और इसके सामने +1 -1, तो थीटा इज इक्वल टू -45। -45 किधर जाएगा, नीचे, ये समझ आ गया, ये दोनों की डायरेक्शन और ये दोनों का मैग्नीट्यूड। सुनिए ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.24। Read each statement below carefully and state with reason and examples if it is a true or false. A scalar quantity, scalar और vector दो तरह की होती है। A scalar quantity is one that is conserved in a process. That is conserved in a process. क्या कंजर्व होना जरूरी है? ओके, हमने एक प्रोसेस स्टार्ट की, पानी का टेम्परेचर देखा, उसमें बर्फ डाली और उसको हिलाया। Will the temperature remain constant? Is it conserved? No. So temperature is a scalar quantity. So a scalar quantity is one that is conserved in the process. Is it true or false? False. समझ आ गया? एग्जाम्पल समझ आया? इस तरह के एग्जाम्पल आप अपनी तरह से और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। Scalar quantity is one that can never take negative value. This is again false because work done is positive as well as work done is negative, दोनों होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वर्क के चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड है scalar quantity is the one that must be dimensionless. False, क्योंकि वर्क की डायमेंशन होती है। Scalar quantity is the one that does not vary from one point to another in space. स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह स्केलर क्वांटिटी नहीं बदलती। This is also false, चेंज हो सकती है। Last, has the same value for observers with different orientation of axis. Different orientation of axis. Okay, scalar quantity is the one that has the same value for observers if we are changing the orientation of axis. इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक एक्सिस सिस्टम है। इस एक्सिस सिस्टम में यहां पर एक ऑब्जर्वर है, इसने इसको देखा कि ये इसके इस तरफ है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 मीटर। उसके बाद ये एक दूसरे ओरिएंटेशन वाले एक्स सिस्टम पर गया। इसमें ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, ओरिएंटेशन बदल गया। यहां से इसने इसको देखा, ये डिस्टेंस कितना दिखेगा, 2 मीटर या कम ज्यादा हो जाएगा, 2 मीटर। यहां चला जाएगा, अब ये डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। तो स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर हम एक्सिस चेंज करेंगे, डज इट चेंज?
it does not change. फिर से अब सेंटेंस सुनिए. A scalar quantity is the one that has the same value for observers with different orientation. This is true. कौन सी क्वांटिटी बदल जाती है? पोजीशन वेक्टर. यहाँ अगर है तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसा जाएगा, और अगर हम यहाँ ले आए तो पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा. तो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस चेंज होने से पोजीशन वेक्टर चेंज होता है. दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज होता है. दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जैसे अगर यहां से हम देखेंगे, ये इसको मैं यहां से यहां देखता हूं, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर. फिर मैं इसकी सीध में चला गया ऐसे. अब मैं देखता हूं यहां से ये लाइट आ रही है, यहां से ये लाइट आ रही है, दोनों के बीच गैप कितना है? 1 मीटर, क्योंकि मैं इधर आ गया. यहां चला गया तो मुझे क्या दिखता है? ये पॉइंट इसके पीछे, तो इसकी लेंथ कितनी दिखती है? 0. तो ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ऑब्जर्वर अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट विल चेंज. लेकिन एक आदमी यहां से चल के यहां जाता है, उसको 5 मीटर चलना पड़ता है. तो मैं यहां से देखूं, यहां से देखूं या यहां से देखूं, उसको तो 5 मीटर चलना ही पड़ेगा. तो डिस्टेंस is the same quantity, but vector quantity may be different with reference to axis. समझ आ गया? ठीक है. Does not vary from one point to another in space. This is a false statement हमने बोला था. It does not vary from one point to, does not vary is false, means it varies from one point to other point in the space. जैसे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है टाइम, लेंथ. ये जो क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बदल जाते हैं. इनकी वैल्यू बदल जाती है, मास की वैल्यू बदल जाती है स्पीड के अनुसार. सो स्केलर क्वांटिटीज आर नॉट कांस्टेंट इन द स्पेस. एक जगह से दूसरी जगह उसकी वैल्यू बदल सकती है. तो अगर हम ये कहेंगे एज दी डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डज नॉट वेरी वन पॉइंट टू अनदर, तो हमारा आंसर क्या होगा? इट डज वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अकॉर्डिंग टू इट्स वेलोसिटी. जैसे मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, टाइम वेलोसिटी के साथ चेंज होता है. इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दैट इट डज नॉट वेरी, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. समझ आ गया? क्वेश्चन नोट करिए. टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट. टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट. स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 times their product. Square of their resultant is 3 times of the product. Find angle between them. Find angle between them. A and B are 2 vectors. Sorry, 2 forces. Square of their resultant. इनका रिजल्टेंट कितना होता है? 2 equal forces act at a point. Equal forces
एंगल बिटवीन देम, यानी दो फोर्स के बीच में कुछ एंगल बना हुआ है थीटा। दोनों इक्वल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द टू, ये लिखा है टू इक्वल फोर्सेस, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, इनका हमने रिजल्टेंट निकाला आर, आर इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, क्या लिखा है आपने, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। ये हमारा गिवन कंडीशन है। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड एंगल बिटवीन देम। कैसे बनाएंगे, दिख रहा है, बनी गया ये, स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो वैल्यू रखते जाइए, इसकी वैल्यू कितनी f, इसकी वैल्यू कितनी f, एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, याद आया, पैरेललोग्राम लॉ से हमने किया हुआ है, रिजल्टेंट कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, रूट हट गया, दिस इज इक्वल टू, ओके, ये अब आपके सामने है। इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालिए, उसमें फिर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं पूरे में कॉमन क्या है, तीनों टर्म में, राइट। ठीक है, एक बार cos थीटा sin थीटा किसी की वैल्यू आ गई तो फिर आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये स्केलर का प्रोडक्ट है, नो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। f का मैग्नीट्यूड कितना है, f, और दूसरे f का मैग्नीट्यूड f। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट वेक्टर के प्रोडक्ट, जैसे f डॉट f, दैट मीन्स वेक्टर f डॉट वेक्टर f, और क्रॉस भी होना है तो वेक्टर f क्रॉस वेक्टर f, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ f। ठीक है, इसलिए इसमें क्रॉस और डॉट का डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। A small sphere is suspended by a string from the ceiling of a car. A small sphere is suspended with the help of a string from the roof of a car. Okay? If the car begins to move with a constant acceleration of 0.49, this start moving with acceleration 4.9 meter per second square. Okay. What will be inclination of the string to the vertical? What will be inclination?
क्वेश्चन लिख लिया। अब मुझे ये बताइए कि ये कार जब इस डायरेक्शन में आगे जाती है तो ये जो बॉल है ये ऐसा आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा? बी में जाएगा। वेरी गुड, ठीक, ऐसा चला जाएगा। और हमें क्या निकालना है? What will be inclination of the string to the vertical, यानी हमें ये एंगल निकालना है। ये थीटा है और इस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। What will be inclination of the string to the vertical? इसको हम कैसे बनाएंगे? सोचिए, 2 मिनट सोचिए। ओके, देखिए कौन टेढ़ा हो गया? स्ट्रिंग, बॉल टेढ़ा हो गया। कोई भी चीज टेढ़ी क्यों होती है? तो आंसर है उस पर फोर्स लगता है, इसलिए टेढ़ी होती है। तो इस पर जरूर फोर्स लगा होगा। ठीक है, कौन फोर्स लगाया इसमें? ओके, क्योंकि अभी हम लोगों ने फोर्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या होता है जब कार आगे जाती है तो ये अपनी जगह पर खड़ा रहना चाहता है, दैट इज इनर्शिया। कार ऐसा आगे गई, ये यहीं रह गया तो ये कैसा बन गया? इंक्लिनेशन। इसके लिए एक चीज हमेशा याद रखिए, ये टेक्निक आपको हर क्वेश्चन में काम आएगी। वो टेक्निक ये है कि आप वेलोसिटी को, फोर्स को एक जोड़ी में एक दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, बॉल अपनी जगह पर खड़ी है, कार इधर गई कितने एक्सीलरेशन से? 4.9। इसको मैं ऐसा मान लेता हूं कि कार अपनी जगह पर खड़ी है और बॉल इधर जा रहा है, कितने एक्सीलरेशन से? 4.9। बोथ आर सेम। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर से सुनो, ये एक दूसरे के नीचे हैं, ये आपका राइट साइड है, ठीक है, तो ये इधर गया, ये हाथ किधर गया? राइट में गया। और क्या ये गया? नहीं गया। पर ये दोनों कैसे हो गए? टेढ़े। अभी भी वैसे ही टेढ़े हो गए। अब कौन गया? ये गया। अभी ये गया। तो अगर ऐसा गया तो ये रिजल्ट है, ऐसा गया ये रिजल्ट है। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। उन्होंने हमको ये बोला, ये गया, हमने मान लिया ये गया। ठीक है, ये जो टेक्निक है आपको आगे बहुत काम आने वाली है न्यूमेरिकल। वो बताएंगे कि फोर्स इस पर लग रहा है, ये 5 kg से इसको दबा रहा है, हम आराम से क्या सॉल्व करेंगे? ये 5 kg से इसको दबा रहा है। ठीक है, यही चीज होगी। इससे ये 5 मीटर दूर गया तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, ये खड़ा है, ये इससे 5 मीटर दूर गया। फाइनल सिचुएशन वही है, इनिशियल वही है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि ये जब इधर आया तो हमने क्या माना कि कार अपनी जगह पर खड़ी है। अगर कार खड़ी है तो इस पर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में। तो ये यहां पर खड़ा है और इस पर ये एक्सेलरेशन लग रहा है। कितना? 4.9। दूसरा एक्सेलरेशन इस पर बताइए। हाँ, वेरी गुड, दैट इज हाउ मच? हाँ, तो ये जितना 4.9 है, 4.9 प्लस 4.9 ये 9.8। इस पर 2 एक्सेलरेशन लग रहे हैं। एक्सेलरेशन कौन लगाता है? फोर्स। इसका मतलब इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स कार के धक्के के कारण, कार आगे गई, इस पर पीछे फोर्स लगा, रिएक्शन फोर्स। ये एक अर्थ के कारण इधर लगा। तो इसका नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? आपका वेक्टर लॉ क्या कहता है? एक बॉडी पे 2 फोर्स लगते हैं तो हमें दोनों फोर्सेस को क्या ऑपरेट करना पड़ेगा एक फोर्स निकालने के लिए?
रिजल्टेंट। कौन सी प्रोसेस होगी? एडिशन। कौन सी प्रोसेस होगी? एडिशन। उससे क्या निकलेगा? सिंगल नेट फोर्स। ये दो फोर्स लगे तो हमने सिंगल नेट फोर्स बनाने के लिए इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। क्योंकि एक पॉइंट से ये दोनों चले हैं इसलिए हम पैरेललोग्राम मेथड लगाएंगे। अगर एक के हेड से दूसरा टेल लेते तो कौन सा लगाते? फ्रंट। तो ये पैरेललोग्राम बनाया और ये इसका डायग्राम। ये क्या है? रिजल्ट है। तो इस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ। इसलिए ये धागा किधर खींचा जाएगा? स्ट्रेच किधर होगा? जिधर फोर्स लगेगा। यहां पर अगर धागा लटकाया है और मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा धागा ऐसा हो जाएगा, और यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये धागा ये फोर्स इधर है तो धागा भी इसी डायरेक्शन में आएगा। यानी ये डायरेक्शन किसकी है? धागे की डायरेक्शन। समझ में आ गया? सो स्ट्रिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। स्ट्रिंग विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल दीजिए। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करना है? बोलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कौन सा? टेंजेंट। कौन सा यूज करना है? टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर। कौन है परपेंडिकुलर? यस, बेस। अब tan theta is this। तो थीटा क्या हुआ? tan इनवर्स 0.5। tan इनवर्स 0.5। ठीक है। अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इसकी वैल्यू देख लीजिए टेंजेंट की। अदरवाइज दिस इज द आंसर। ये वॉल है। इस वॉल में हमने ये एक स्ट्रिंग लटकाई और स्ट्रिंग के एक पॉइंट पर 60 kg लटका दिया। ये लटकने के बाद में इस पोजीशन पे आके रुक गया। जब ये इस पोजीशन पर आकर रुक गया ये, तो अब ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? Why it is not falling down? It is not falling down because there is a opposite force। कौन लगा रहा है अपोजिट फोर्स? ये दोनों स्ट्रिंग लगा रहे हैं। स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसको वो कैसे डेवलप करती है? आंसर है वो अपने अंदर एक टेंशन डेवलप करती है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे टेंशन का फोर्स क्या होता है। फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि ये स्ट्रिंग इसको इधर खींच रही है, ये वाली स्ट्रिंग इसको इधर खींच रही है। ये दोनों स्ट्रिंग मिलाकर एक रिजल्टेंट बनाएंगे जो कि इसको बैलेंस कर लेगा। ये किधर गिर रहा है? नीचे। ये दोनों मिलाकर एक रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे जो कि इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक। ये एंगल कितना है? 50 डिग्री। ये टेंशन है T1 और ये टेंशन T2। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। ये वेक्टर का सम है, फोर्स में फिर आएगा। एनीवे, वेक्टर्स हमें क्या बताते हैं कि अगर ये वेक्टर नीचे काम कर रहा है और ये सिस्टम बैलेंस है तो जरूर इसके अगेंस्ट ये ऊपर वेक्टर कहां से आएगा? तो आंसर है ये दोनों मिलाकर इसको बनाते हैं। अगर ये दोनों मिलाकर इसको बनाएंगे तो ये जरूर इनका क्या है? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किधर बनना चाहिए? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे बनना चाहिए।
तो इसमें हमको क्या क्या इक्वेशन मिल सकते हैं जिससे हम T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर की तरफ के फोर्सेस सब निकालो और नीचे की तरफ के फोर्सेस निकालो। ऊपर की तरफ का फोर्स ये अगर T2 है, ये एंगल 50 है, तो ये एंगल कितना होगा? 40, क्योंकि ये एंगल कितना है 9, दिस इज 50, so this is 40। T2 का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा बता सकते हो? ये अगर 40 डिग्री है तो T2 का इधर वाला इफेक्ट कितना होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिजॉल्वेशन। ठीक है, रिजॉल्व करना। T2 को रिजॉल्व करिए, इधर कितना काम करेगा? T2 cos 40। T2 जो एंगल के साथ वाला होता है वो क्या होता है? cos। ठीक है, तो इधर कौन काम करेगा? T2 cos 40। और इसके परपेंडिकुलर ये कौन सा होगा? दोनों कंपोनेंट हमको बनाने, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि T2 इन दोनों को मिलाकर उसके बराबर है। ये रिजल्टेंट T2, तो ये T2 किसके बराबर है? दिस प्लस दिस, T2 cos 40। ओके, T2 cos 40 ऊपर काम करता है। इसका कौन सा कंपोनेंट ऊपर काम करता है? तो आंसर है T1 cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो इसका कोई कंपोनेंट इधर काम नहीं करता। फिर से हम रूल याद रखिए, कोई भी वेक्टर अपने 90 डिग्री पे काम नहीं करता। कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट अपने 90 डिग्री पे 0 होता है। इसका कोई इफेक्ट इस तरफ नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ऊपर सिर्फ क्या हुआ? T2 cos 40। इधर क्या हुआ? T2 sin 40। इधर क्या हुआ? T1। और इधर क्या हुआ? ओके, 60 kg। और ये पॉइंट अपनी जगह पर खड़ा है। अगर ये पॉइंट अपनी जगह पर खड़ा है तो ये पॉइंट अगर अपनी जगह खड़ा है तो हमको इक्वेशन क्या क्या मिलते हैं? ये और ये दोनों आपस में बराबर। तो क्या मिला हमें? T1 इज इक्वल टू T2 sin 40। उसी तरह से ये और ये इक्वल है। T2 cos 40 इज इक्वल टू mg, m कितना? 60, g कितना? 10। ये आ गया। इसमें अब cos 40 हम टेबल से देख सकते हैं कि cos 40 की वैल्यू कितनी होती है। जरा देखिए, है किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर? उसमें देखो cos 40 की वैल्यू कितनी। तो ये कितना आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू 600 अपॉन cos 40। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos 40 की कुछ वैल्यू होगी, पॉइंट समथिंग। ठीक है, वो वैल्यू यहां रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? T2 की वैल्यू। जब T2 की वैल्यू मिल जाएगी तो T2 की वैल्यू और sin 40 की वैल्यू यहां रखेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा? T1। ठीक है, इस तरह से T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया। That's all। ठीक, तो हमें sin 40 cos 40 उसमें से देखना है, नहीं होगा ऐसे आंसर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द वेक्टर विच
when added to resultant of this and this gives unit vector along z direction. ओके, इसको नोट कर लीजिए सब और फिर सोचिए। पहले आप ये सोचिए कि ये वेक्टर वेक्टर नहीं है, कोई भी एक क्वांटिटी है, तो उससे आपको ऑपरेशन समझ में आएगा कि हमने प्लस करना है, माइनस करना है, किसको किससे प्लस करना है, किसको किससे माइनस करना है, वो सोचिए। आई देखिए के चक्कर में मत पड़े। ए, बी और सी तीन क्वांटिटी आपको दी है, ए, बी और सी। हमसे पूछा क्या जा रहा है? When added to the addition of A and B, A प्लस B के साथ हमने कुछ ऐड करना है, वो ऐड करके क्या बन जाना चाहिए? C। तो उस नंबर को आप कैसे निकालोगे? फिर से सुनिए, 5 और 4 के एडिशन में, 5 और 4 के एडिशन में कितना ऐड करोगे कि 10 बन जाए? सबने निकाल दिया, ठीक है ना? ऑपरेशन क्या था? हमने 5 और 4 को ऐड किया, बनना क्या है उसने लास्ट में? 10। उस 10 में से इस एडिशन को माइनस किया। प्रोसेस समझ में आई? 5 और 4 को क्या करोगे? ऐड, और लास्ट वाले 10 में से माइनस। ए और बी को क्या करोगे? ऐड, और लास्ट वाले में से माइनस। तो हमको ऑपरेशन क्या करना है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड? वेरी गुड, के। के में से हमको क्या कर देना है? माइनस। इसको माइनस करना है। ये हमको क्या मिलेगा? आंसर, ठीक है ना? फिर से डिटरमाइन दी वेक्टर। मान लो ये जो वेक्टर हमने निकालना है, दिस इज वेक्टर आर। अगर ये वेक्टर आर है तो आर हमको कैसे मिलने वाला है? ये रिजल्टेंट है सबका जेड, इसमें से किसको माइनस करेंगे? ए और बी के। ऑपरेशन समझ आया? तो पहली चीज है कि आप वेक्टर से डरे बिना पहले ऑपरेशन के बारे में सोचिए कि हमारा मेन इक्वेशन क्या होगा, उसके बाद सोचिए कि हमको इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये समझ आ गया क्या करना है। अब कैसे करना है? कैसे करने में पहला ऑपरेशन क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे करेंगे? ए प्लस बी करना बहुत आसान है। आई आई को जोड़िए, जे जे को जोड़िए, के को जोड़िए, हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी। फिर से देखिए एक चीज एडिशन में शायद हमने नहीं किया। अगर मैं आपको बोलूंगा 2i प्लस 3j एड विद 3i माइनस 2j, ये दोनों को क्या करना है? ऐड। तो इसका मतलब क्या है? 2i x की डायरेक्शन में कितना? 2, j की डायरेक्शन में 3। ये वाला वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ये कौन है? 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। ठीक है, इसके साथ हमने किसको ऐड करना है? 3i। तो इस 2i के साथ 1 2 3, ये क्या हो गया? 3i, और कितना? माइनस 2j। यहां पर हम पहुंचे हैं, ये 3i हमने इसके साथ ऐड किया, और किसको ऐड करना है? माइनस 2j। लेकिन ये तो समझ में नहीं आया, तो हम क्या करते हैं? इसका तरीका देखिए। i के साथ i को ऐड करेंगे, 2i प्लस 3i। 2i 1 2 3 2 3, 2i प्लस 3i। यहां से क्या लेना है हमको? 1 2 3j, यहां पर ले लिया हमने 1 2 3। ये कितना आ गया? 3j। इसमें से माइनस 2j, वापिस गए -1 -2। ये क्या है? -2j।
यहां पहुंच गए, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये हमारा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना आएगा? दिस इज 2 + 3 5i और ये कितना है 1g। ये रिजल्टेंट आया। अब ये जो रिजल्टेंट आया ये हमने ग्राफिकली बनाया। ग्राफिकली बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकली बनाना आना चाहिए, लेकिन जब हमको न्यूमेरिकल दिया है तो हम क्या करते हैं? इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, उसी का ही तो ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से एडिशन में याद रखिए, अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करोगे? जैसे एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड लिखते हैं, वैसे ही आई जे के नीचे आई जे के लिखिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बोलो? ये तो आप ओरल बता सकते हो, 6i - j - 3k, और इधर क्या लाना है हमको? k। ओके, निकाल दीजिए। आ गया? क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स विद सेंटेंस। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद करिए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक वेक्टर और एक उसका मैग्नीट्यूड। अब यहां पर वेक्टर कौन है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है हमने। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर बनाना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट, तब तो उसका यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल दीजिए दोनों। कैसे निकालते हो रिजल्टेंट? सुनिए, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जबकि दो वेक्टर हमको दिए हो और उनके बीच की डायरेक्शन दी हो, तब हमसे किसी ने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, हमसे तो रिजल्टेंट वेक्टर पूछा जा रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमने क्या करना है? दोनों वेक्टर को ऐड कर देना, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ऐड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये चीज शायद हमारी छूट गई थी, इसीलिए मैं वेक्टर को दोबारा करा रहा हूं। रिजल्टेंट वेक्टर जब i j k के टर्म्स में दोनों वेक्टर दिए हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आपको सिंपल एडिशन कर देना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? 1 + 3 4i, 4 - 5 - j, -2 + 1 -1, ये रिजल्टेंट आ गया। बस, सो सिंपल। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने नहीं बोला, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने बोला। सो वेक्टर ऑपरेशंस आर वेरी इजी ऑपरेशन। सिंपल, रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दिया, i को i को, j को j से, k को k से। अभी हमने उसका ग्राफ बना के देखा था, i की दिशा में इतना आगे बढ़ जाएगा, i की डायरेक्शन में, j की डायरेक्शन में इसने 4 ऊपर किया, इसने 5 नीचे कर दिया। बस, तो ये क्या आ गया? रिजल्टेंट। ये
ये क्या चीज है जिसका यूनिट वेक्टर बनाना है, हमको इसका बनाना है, तो हमको न्यूमरेटर मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या है, इसी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। ये क्या है, x की डायरेक्शन में 4, y की डायरेक्शन में -1, फिर z की डायरेक्शन में -1, और ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। दिस रिजल्टेंट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये वाला जो डायगोनल होता है इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिए। 3 का होने से आर का मैग्नीट्यूड, लंबाई कैसे निकाली जाएगी, समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया है तो याद करिए कैसे निकालना। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस प्लस का स्क्वायर तो एक ही होता है। यहां पर क्या है 1, यहां भी क्या है 1, तो ये क्या आएगा, सॉरी कितना है 16, 17, 18, ठीक है ना, 3√2। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखिए यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। यूनिट वेक्टर ऊपर क्या लिखना, वेक्टर को, तो ऊपर हमने वेक्टर को लिख दिया 4i - j -a। नीचे क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड कितना आया, √18 या 3√2। ये हमारा आंसर। तो यूनिट वेक्टर हमेशा कैसे निकालना है, ऊपर किसको लिखना है, वेक्टर को एज इट इज, और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपने देखा,